दीजिए बेटा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बता सकता है आप में से कोई? अक्षता दबास, बिल्कुल सिंपल। ओम सर मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर होती है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नोट के अंदर। जो ये नोट वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता ही है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और एरिया। ठीक है, लेंथ और थिकनेस ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। थिकनेस यहाँ पे क्या होगा? थिकनेस का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, है ना। तो उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस में हम परेशान हुए थे कि बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो फिर आया कि यार एक ऐसी क्वांटिटी निकाली जाए जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं हो और काम भी रेजिस्टेंस जैसा करे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकाला गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे करती है सर? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है भाई। आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। तो मैं जरा आपको दिखा दूं, यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टिविटी है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी है। देखिए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की आप देख रहे हैं। सिल्वर की अगर आपको वहां नजर नहीं आ रही तो मैं बता देता हूं यहां से। सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ओम मीटर, है ना। देखिए 10 रेज टू दी पावर -8 है और धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। यहां पे आप देखेंगे, हाँ, मैंगनीज की आते आते 1.84 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, ये 1.6 है। ठीक है, ये 1.84 है। मैंगनीज की मैं बात करूं तो ये -6 है। देख रहे हैं आप, ये -8 है। तो आपको पता है -8 बड़ा होता है, -6 बड़ा होता है। यहाँ पे बताया नेगेटिव में कौन बड़ा है अभी, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? मैंगनीज की ज्यादा है या सिल्वर की ज्यादा है? बताया जरा, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैंगनीज की ज्यादा है। नेगेटिव पावर जिसकी कम होती है वही बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, कॉपर की थोड़ी ज्यादा है, इसकी 1.60 थी, कॉपर की 1.62 है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है ना। इतना थोड़ा बहुत कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैल्यू, वो मुझे दिखाने के लिए दिखाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं सिल्वर के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, टंगस्टन के लिए अलग है, निकल के लिए अलग है। तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। देखिए एलॉय कॉन्स्टेंटिन, यहां से देखिए एलॉय की रेजिस्टिविटी। ठीक है, मैग्नेनिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिन किसका है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। लिख लीजिए कॉन्स्टेंटिन, एलॉय ऑफ कॉपर एंड कॉन्स्टेंटिन, सॉरी, कॉन्स्टेंटिन किसका अलॉय है बेटा? कॉपर और निकल, सॉरी, कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन और ये मैग्नेनिन और नाइक्रोम, तीन अलॉय है आपके। इन तीनों का नाम लिख लें प्लीज। कॉन्स्टेंटिन, मैग्नेनिन और नाइक्रोम, इनके नीचे मटेरियल लिखे हुए हैं। कॉन्स्टेंटिन किससे मिलकर बना हुआ है? कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन अलॉय है। अलॉय पता है ना आपको क्या होते हैं? अलॉय जो एक से ज्यादा मटेरियल के मिक्सचर से बने हो, है ना। कॉपर और निकल से मिलकर बना है कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन। और मैग्नेनिन ऐसे बना लें जरा, ठीक है। मैग्नेनिन, ये सब अलॉय है, अलॉय, ये भी अलॉय है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? कॉपर, मैंगनीज, निकल। इसमें तीन आ गए, कॉपर, हाँ जी, मैंगनीज Mn, ठीक है, और क्या आएगा? निकल आएगा। अच्छा, Mn और Mg में डिफरेंस पता है आपको? Mn और Mg, आरुषि उपाध्याय, अगर इसकी जगह Mn की जगह Mg होता तो Mg किसको? और मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और Mn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगनीज को, मैंगनीज, मैग्नीज नहीं, मैंगनीज। ठीक है, और थर्ड है नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में भी बहुत पढ़ेंगे अभी आप। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, जिसमें हमने वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के देखा था, उसमें नाइक्रोम वायर ही लगाया था हमने। तो नाइक्रोम किस किस से मिलता है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। ठीक है,
इनसे मिलके बनता है ये नाइक्रोम। नाइक्रोम एक बहुत अच्छा अलॉय है, नाइक्रोम हीटिंग डिवाइसेस में भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया रेजिस्टिविटी बच्चों? रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, और जैसे जैसे आप एलॉयज पे आते हैं इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा है। पेपर देख रहे, ड्राई पेपर, ड्राई पेपर, ड्राई पेपर, पता है कितनी रेजिस्टिविटी है इसकी? 10⁻12 है ना। कहा -8 है ना, और कहा 10⁻12 है। -8 का मतलब अपॉन है ना, -8 का मतलब है 1/1 2 3 4 5 6 7 8, और 10⁻12 का मतलब है, ठीक है, 12 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे। समझ गए आप मेरी बात को? तो देख रहे हैं कितना ज्यादा है सिल्वर के कंपैरेटिवली। पेपर का अगर हम बात करें तो 10⁻20 टाइम्स ज्यादा है भाई, 10⁻20 टाइम्स, इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है ड्राई पेपर के थ्रू। सबसे अगर हम बात करें डायमंड के आसपास, ठीक है, डायमंड, ग्लास, हार्ड एबोनाइट, डायमंड, ड्राई पेपर, ये सब लोग जो है बहुत ही अच्छे इंसुलेटर्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, ग्लास की रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक है। बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उनमें से वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा है इनकी। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है क्योंकि करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे। रेजिस्टेंस का मतलब जानते हो राहुल? हाँ जी, राहुल जी, रेजिस्टेंस का मतलब जानते हैं आप? रेजिस्टेंस का मतलब सर आई वेंट टू वेडिंग, है ना, ये मतलब होगा शायद। आपके ही आंसर देंगे। तो मैंने पढ़ा था, मैंने रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, उसके नोट से मैंने स्टडी किया था। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इंसुलेटर में ज्यादा होता है, कंडक्टर्स में कम होता है। इतना क्लियर है ना आपको? चलिए, एलॉय की रेजिस्टिविटी, एलॉयज किस किस मटेरियल से मिलकर बने इनको याद रखिएगा। एलॉय की रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कंडक्टर्स ज्यादा होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिलेगा। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। क्वेश्चन लिख लीजिए भाई जल्दी से। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। इज इट ओके? कोई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन तो बहुत चीप होता है एज कंपेयर टू कॉपर और एल्यूमिनियम, तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा था कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी लो होती है। फिर एक ने कहा कि सिल्वर का ही बना दो। सिल्वर की तो और भी लो होती है भैया, सिल्वर बहुत कॉस्टली है, तो सिल्वर की हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन नहीं बना पाएंगे, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो कॉपर एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी लो है, 10⁻⁻8 नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम से ही हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इजीली फ्लो हो सके उनके थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? सर क्वेश्चन, सर डाउट है। बोलो साथ। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे प्लेन भी तो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, तो अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं उनको क्यों नहीं लगता करंट जब वो किसी स्टॉर्म के थ्रू जाते हैं? अच्छा जी, आपने कहा कि एल्यूमिनियम का बना होता है प्लेन, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। ड्यूराल्यूमिन का बना होता है, उसमें एल्यूमिनियम एक अलॉय होता है, उसकी उसकी आउटर बॉडी बनी होती है, एल्यूमिनियम का नहीं बना होता है। ठीक है, एक अलॉय होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम माइट बी अ पार्ट ऑफ दैट अलॉय। ठीक है, तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते वो प्योर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज इट ओके यस सार्थक सर, जी? यस सर। ठीक है। तो प्लेन एक बार दोबारा बताना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर किसका बना होता है प्लेन, एक बार दोबारा बता दो। इन्होंने इन्होंने कहा, हाँ, इन्होंने कहा कि सर, हाँ, इन्होंने कहा कि सर ये जो होता है आपका प्लेन जो है एल्यूमिनियम का बना होता है, प्लेन एल्यूमिनियम का नहीं बना होता, ड्यूराल्यूमिन का बना होता है। ठीक है, ड्यूराल्यूमिन,
ठीक है, लाइट वेट अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम होता है, और ये जो है आपका प्लेन्स वगैरह बनाने के काम आता है, ड्यूराल्यूमिन। एरोप्लेन जो है वो ड्यूराल्यूमिन के बनते हैं, एयरक्राफ्ट। सर आजकल तो कार्बन फाइबर यूज होता है। हैं जी, अलग अलग डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। कोई फाइटर जेट है, कोई कुछ है, तो डिपेंड करता है, लेकिन ड्यूराल्यूमिन यूज किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, आजकल कार्बन फाइबर भी यूज किया जा रहा है। क्या कह रहे हो? सर टाइटेनियम से बनते सर फाइटर जेट्स तो। हाँ, वो और कह रहा हूँ कार्बन। कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किस किस चीज के किस पर्पस के लिए चाहिए। जनरली नॉर्मल एयरक्राफ्ट पैसेंजर वाले चाहिए आपको, तो हम जनरली ड्यूराल्यूमिन या कार्बन फाइबर यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम पार्ट मे बी अ पार्ट ऑफ दैट, पूरे कंप्लीट बॉडी प्लेटिनम की नहीं बनती है। ठीक है, एलॉयज होते हैं बेटा, एलॉय से ही मिलकर बनती है। ठीक है, चले भाई। तो आपको क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज फॉर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और क्यों। Which material is used in electrical transmission lines and why? तो सबसे पहले आप बताएंगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो दैट करंट कैन इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम दीज वायर्स। इज इट ओके बच्चों, इतना क्लियर है? कि रेजिस्टिविटी को भी याद करना पड़ेगा कि इसमें कितनी नहीं रेजिस्टिविटी होती है। नहीं, इतनी रेजिस्टिविटी याद नहीं करनी, इतना ज्यादा नहीं डिटेल में करना। सर इसको ये भी तो कह सकते हैं मोर कंडक्टिविटी। हाँ, क्या कह रहे हो जयंत? क्वेश्चन लिखना है। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए सर। मैं जब कहता हूँ, जब मैं सर इसको ये भी कह नोट सकते हैं करवा ना रहा था। मोर कंडक्टिविटी होती है। क्या कह रहे हो? सर ये भी तो कह सकते हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल कह सकते हैं सर। लेकिन हम कंडक्टिविटी से ज्यादा रेजिस्टिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में जो है वो रेजिस्टिविटी को लेके है सारी चीजें। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है भाई। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, अभी मैंने एलॉय की रेजिस्टिविटी आपको दिखाई है ना। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने आ रही है। 3 पॉइंट जो है काफी अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलॉयज के बारे में, है ना। अभी मुझसे कहा गया कि एलॉय की रेजिस्टिविटी जनरली हाई होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स फ्रॉम विच द एलॉयज आर मेड अप ऑफ। Resistivity of alloys, please, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Alloy is generally higher than that of pure metal from which the alloys are formed, है ना। क्या मतलब है इसका, देख रहे हैं आप? मैं आपको जरा पहली शीट दिखा देता हूं। हमने पहली शीट में किया था एलॉयज, देखिए एलॉय कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या है 44 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है, और किस किस से मिलकर बना हुआ है 44 इंटू 10⁻⁻�6। तो कॉपर और निकल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। निकल की रेजिस्टिविटी भी इससे कम है और कॉपर की रेजिस्टिविटी भी इससे कम है। तो जिस मटेरियल से बना हुआ है, जनरली अलॉयज की रेजिस्टिविटी जिन मटेरियल से, जिन सब्सटेंसेस से, जिन मेटल से वो बना हुआ है, उनके कंपैरेटिवली अलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होती है। ठीक है, इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको? तो क्या कह रहा है वो, alloys are generally higher, resistivity of an alloy is generally higher than that of pure metals from which the alloys are formed. Please, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। alloys की रेजिस्टिविटी मैंने आपको दिखा भी दिया है कि alloys की रेजिस्टिविटी हायर होती है जिन मेटल से वो बने होते हैं उनके कंपैरेटिवली। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और एक चीज और है, वो बर्न भी नहीं करते हैं। they do not burns readily at high temperature। जनरली जब हाई टेम्परेचर होते हैं ना, तो वो बर्न भी नहीं करते हैं, जलते भी नहीं है जल्दी से। रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और क्या करेंगे, वो बर्न भी नहीं होते, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मैं कहूं बात आपसे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कह सकता हूं, एलॉयज हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट।
तो इस चीज का लोगों ने फायदा उठाया, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है ना। दो चीजें देखी उसने, उन्होंने क्या देखा, हाई रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना, हाई रेजिस्टिविटी एलॉयज के बारे में बता रहा हूं, एलॉयज के बारे में, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हाई रेजिस्टिविटी थी, हाई मेल्टिंग पॉइंट था, इसी वजह से बच्चों ये दोनों फैक्टर्स प्रेफर करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, आपने कहा सर चलो ये तो ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हम इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज कर लें। पता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्या होता है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, नाइक्रोम वायरिंग हीटर, नाइक्रोम वायर इन हीटर। पहले ना ऐसे हीटर आते थे नॉर्मली, पहले के जमाने में जो हीटर आते थे, मतलब पहले का जमाना नहीं, आज से 5-7 साल नाइक्रोम पहले इसमें भी यूज होता है ना। नाइक्रोम, हाँ एलिमेंट जो आपकी आयरन होती है ना, पहले ऐसे हीटर आते थे ऐसे। स्टोन के। क्या कह रहे हो? ऐसा पिक्चर देखा है आपने ना हीटर्स में, ऐसे वाले हीटर देखे हैं जिनमें ऐसी ऐसी वायरिंग होती है। हाँ जी, फिर वो गोल पत्थर गोल भी के होते हैं। यस हाँ पत्थर के आते हैं, यस 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 यस, बोल सकते हैं आप, पत्थर के आते हैं, गोल गोल भी होते हैं, ठीक है। और पहले यूज करते थे उनको, आजकल तो इंडक्शन वगैरह आ गया है तो ज्यादा कम ही यूज होते हैं, गांव वगैरह में आपको मिल जाएंगे इस टाइप के। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जहां होगी वहीं ज्यादा, गांव में इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं तो कम ही यूज करते हैं लोग इनको, काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करती है इसलिए लोग ज्यादा यूज नहीं करते इनको। फिर भाई सिटीज में क्या होता है आजकल, शहर में आजकल हम रूम हीटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो रूम हीटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल रेड हॉट हो गई है वायर, लेकिन मेल्ट नहीं हो रही है ना भाई, मेल्ट हो जाना चाहिए था ना इसको, आयरन की होती तो मेल्ट हो जाती। लेकिन आप देख रहे हैं ये अलॉय है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, रेड हॉट हो जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, आपने कहा सर ठीक है मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है लेकिन रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का क्या कनेक्शन है? बच्चों एक चीज आप पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसका रेजिस्टिविटी हाई होती है वो हाई हीट प्रोड्यूस करता है, हाई हीट प्रोड्यूसर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो हाई हीट प्रोड्यूसर होता है ना। अभी आप जूल्स लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे, कई बार देखे ना आपने कुछ डिवाइसेस चलते चलते बड़े हीट अप हो जाते हैं, आपके मोबाइल चार्जर गर्म हो जाता है कई बार, है ना, आपने देखा होगा। तो वो क्यों होता है उसका रीजन आपको बताया जाएगा। उसका एक रीजन होता है रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। आपकी प्रेस होती है ना, प्रेस करने वाली प्रेस, कपड़ों वपड़ों पे करते हैं, स्त्री, स्त्री बोलते हैं उसको ना, हाँ हाँ। तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, आपने उसको लगाया एंड इट रेडीली गेट्स हीटेड अप, जैसे बस प्लग में लगाया, और आजकल तो अच्छे नाइक्रोम यूज किया जाता है। तो आपको पता है उस प्रेस के अंदर एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ प्रेस, है ना। ऐसा प्रेस कुछ इस टाइप का होता है, इस शेप का होता है ना, ऐसा बाहर का शेप कुछ ऐसा होता है प्रेस का आपका, हाँ तो वी शेप का होता है। ऐसे अंदर ना उसमें एक डिवाइस, एक एलिमेंट होता है, आप उसके देखेंगे तो एक एलिमेंट इस टाइप का एक अंदर लगा होता है, वो होता है नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है, ऐसे बिल्कुल पतली सी लेयर होती है उसकी, ठीक है, पतली सी लेयर होती है, वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। जैसे वो हीटअप होता है तो वो सरफेस ऑफ द आयरन को हीट कर देता है, जिससे आयरन आपकी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये हमने नाइक्रोम का यूज क्यों किया, नाइक्रोम इस एलिमेंट ऑफ प्रेस को इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, किसका होता है, नाइक्रोम का, ठीक है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपको करवाऊंगा, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो आपको पता लग गया कि जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इन सब में यूज किए जाते हैं।
तो पहला पॉइंट सब लोग नोट कर लें जरा, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको टंगस्टन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। टंगस्टन जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट प्लीज। अक्षता दबास, ओम अग्रवाल नोट कर लेंगे, जैनब नोट कर लेना फर्स्ट पॉइंट बेटा। दक्ष स्वामी, अमन स्वामी, सृष्टि, सृष्टि एलॉयज, यस सर। याद रखना बेटा, एलॉयज जो होते हैं उनका रेजिस्टिविटी इज मोर देन द प्योर मेटल फ्रॉम विच द एलॉयज आर फॉर्म्ड, ठीक है। जिन मेटल से एलॉय बना हुआ है उनको डिफरेंटली अलग अलग देखेंगे तो उन मेटल्स की रेजिस्टिविटी से ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉय की होती है, ठीक है। और उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से कि व्हाई alloys are used for making electrical heating devices. Why alloy? सर इसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, पीडीएफ तो रोज मिलता है आपको यार। Why alloys are generally used for designing या making electrical heating devices. Electrical heating, तो रीजन आपको पता लगे, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई दो रीजन है इसके, रेजिस्टिविटी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, दे डू नॉट रेडिली बर्न, इजीली बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट लिख लिया बेटा, और ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना सब लोग जल्दी से फास्ट। आशीष शर्मा जी, आ रहा है बच्चे समझ में? जिन लोगों ने कोई क्लास मिस की है तो प्लीज वीडियो जरूर देखें, ठीक है। हाँ, वीडियोस अगर आप देखेंगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करें, मैं उसको और थोड़ा बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, जल्दी से कर लीजिए फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, टंगस्टन। एटॉमिक नंबर बता सकते हैं बच्चों इसका, टंगस्टन का बताओ आपको। टंगस्टन एक एलिमेंट है, एक मेटल है टंगस्टन। कई बार बच्चों को पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये नहीं पता लगता टंगस्टन एलॉय है या मेटल है ना। टंगस्टन एटॉमिक नंबर बताएं अगर कोई बता सकता है तो, अगर मेटल है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना। टंगस्टन W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर बताएं, है कोई बता सकता है? यस, अमन कौशिक। टंगस्टन अलॉय है या मेटल है? सबसे पहले तो यही याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं इसमें, ठीक है। टंगस्टन मेटल है, अलॉय है। एटॉमिक नंबर 74 मेटल है जी, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर मेटल है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर 74 होता है इसका। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है, इसकी एक खासियत है ना। इसमें दो तीन चीजें हैं, टंगस्टन के बारे में बताता हूं कि एक तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है क्वाइट हाई, रेजिस्टिविटी इज क्वाइट हाई, है ना। और when electricity is passed, it readily produces very bright lightning effect। लिखते जाना भी साथ साथ, बैठना। ब्राइट लाइटनिंग इफेक्ट,
रेजिस्टिविटी क्वाइट हाई होती है और जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की जाती है तो बहुत अच्छा लाइटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बट बर्न्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने देखा है बल्ब जो होते हैं इसके, बल्ब जो होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं बल्ब की, तो जो टंगस्टन बल्ब होता है बच्चों, आपने देखा होगा वो कवर्ड होता है ना। टंगस्टन बल्ब जो होता है आपका, टंगस्टन लैंप जो होते हैं ना, उनके ऊपर आपका जो ग्लास होता है उसकी कोटिंग, उसकी कवरिंग होती है एक तरीके से, है ना। उसकी कवरिंग क्या काम करती है मैं आपको बताता हूं कि इसकी एक नुकसान है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ना, ये बर्न हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका, है ना, कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, तो डिजाइनर बल्ब है यार। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा ये टंगस्टन है बच्चों, ये वाला जो ये वाला लगा ना छोटा छोटा सा, ये वाला टंगस्टन है, दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा लगा हुआ है इस बल्ब के अंदर, ये टंगस्टन होता है ना। तो जब बल्ब फ्यूज होता है ये टंगस्टन ही तो ब्रेक हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने, बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें टंगस्टन टूटा हुआ होता है उसके अंदर से। तो और यहाँ पे ये कवरिंग क्यों प्रोवाइड की गई है सर, ये कवरिंग किस लिए है? एक्चुअली इसके अंदर पता है कौन सी गैस होती है, पता है बच्चों इसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस बेचारी बहुत लेस रिएक्टिव गैस होती है ना। तो नाइट्रोजन या आर्गन इसके अंदर डाला जाता है ताकि ये टंगस्टन जो है ना बहुत ज्यादा हीट अप होने पे भी बर्न ना करे। अगर ये जल जाएगा तो फिर बल्ब कैसे ग्लो करेगा, है ना। तो नाइट्रोजन डाला जाता है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर तो फटाफट आग लगा देगी। ऑक्सीजन जहां भी होगा, ऑक्सीजन सपोर्ट्स फायर ना, पढ़ा है ना आपने। और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्टिंग्विश फायर, है ना, डिस्टिंग्विशेस फायर। तो ऑक्सीजन अगर अंदर होता तो इसको बर्न कर देता, खत्म हो जाता है बल्ब फ्यूज, जैसे जल रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एयर के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। अंदर क्या है? अंदर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहली लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, उसको मतलब नहीं होता, वो बर्न नहीं करेगी इसको। तो क्वेश्चन आएगा आपको, बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन डाला जाता है जनरली। ठीक है, अच्छा। सर फिर हम तो उसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं डालते? सर कार्बन डाइऑक्साइड इसको वो लाइटनिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्लो ही नहीं करने देगा ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सटिंग्विश करता है फायर को, है ना। वो जो हीटिंग इफेक्ट से लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी उसको प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, लाइटनिंग कम होगी। मतलब नाइट्रोजन को इसकी लाइटनिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो बड़ा चेक करके कि CO2 भी डाल सकते थे, लेकिन CO2 फायर नहीं, ब्राइटनेस नहीं आने देगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन डाल नहीं सकते, तो नाइट्रोजन सबसे सुटेबल गैस है, वो डाला गया है इसके अंदर। इज इट ओके? इतना क्लियर? आजकल तो ऐसे बल्ब भी बंद हो गए, लैंप्स वगैरह बस डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए आते हैं। नॉर्मली तो हम LEDs वगैरह यूज करते हैं, है ना। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? प्लीज बच्चों बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना। हाँ ठीक है, हाई टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, इसलिए कवरिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हाँ, देयरफॉर इन ग्लास कवरिंग, ये प्लास्टिक कवरिंग नहीं कर सकते इन पे फिर? सर प्लास्टिक मेल्ट नहीं हो जाएगा? कितना गर्म हो जाता है बल्ब, देखा है आपने बल्ब कितना गर्म हो जाता है राहुल? जब उसको बंद करते तो उसके अंदर से हीट निकलती है बाद में भी। हीट तो खैर नहीं निकलती, लेकिन बल्ब बड़ा हॉट हीट अप हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आग लग तो सर के कभी निकल ऐसे रही है। ग्लास ब्रेक नहीं हो सकता? नहीं, वो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ग्लास जो होता है ना उसका, वो इतनी हीट बेयर कर सकता है। ठीक है ना। ओके सर। तो इनकैंडेसेंट लैंप्स, इनकैंडेसेंट, SCENT, इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप्स। ठीक है, हाँ। ग्लास कवरिंग filled with less reactive gas like nitrogen is provided. Nitrogen N2 is provided
so as to prevent the burning of tungsten. ठीक है ना? इज इट ओके? तो इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं, उनके अंदर आपको नाइट्रोजन गैस दी जाएगी बल्ब के अंदर, और ग्लास कोटिंग इसलिए दी जाती है ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जल जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका। फ्यूज बल्ब कभी देखना, कभी फ्यूज बल्ब मिले आपको, नहीं तो हम दिखा देंगे। ठीक है, फ्यूज बल्ब में क्या होता है कि ये जो बहुत छोटा सा पतली सी स्प्रिंग सी होती है जो टंगस्टन की होती है, बहुत पतली होती है। चले आगे। चलिए, अब उसके बाद उसने यही बताया जो मैं बता चुका हूं कि भाई रजिस्टिविटी जो होती है, देखिए फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, ऐसे लिख लें, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। ध्यान से सुनना, ये रजिस्टिविटी का साइन है, कंडक्टर्स is greater than resistivity of alloys, is greater than resistivity of insulators। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सॉरी, सबसे कम होती है, उल्टा लिख दिया, सबसे कम। हाँ, कंडक्टर की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा अलॉय की होती है, और सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स की होती है। तो ये कहां से कहां तक वेरी करती है, आपने देखा था, ये 10⁻⁻8 की टर्म्स में होती है ना? ये कहां तक चलती है? 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻6 तक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आती है रेजिस्टिविटी। एलॉयज की अगर हम बात करेंगे तो एलॉयज के अंदर इनके बीच में रहेगी, और ये 10⁻12 से लेके ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, और इनके बीच में जो भी रहेंगे वो एलॉयज होंगे आपके। ठीक है, इज इट ओके? तो इसको प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज क्लियर है आपको? मैंने ये टेबल बता दिया था, एक्चुअली ये टेबल है इंपॉर्टेंट का, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैंने यहाँ भी दे दिया है आपको, ये रहा टेबल। तो इसमें हाँ, मेटल्स कंडक्टर ही तो होते हैं, मेटल्स कंडक्टर हो गए। नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में है ये। एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, ये यहां से देखिए, इंसुलेटर में देखिए, इंसुलेटर में ये देखिए रेजिस्टिविटी 10⁻10 से लेके और 17 तक है, और यहां देखिए ये इनके बीच में है, और ये कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में यहां तक है। ठीक है, ये कंडक्टर्स में है। ठीक, और ये 10⁻10 से लेके 10⁻17 तक है। समझ गए? चलिए, अब बच्चों ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, किस मटेरियल को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, किस मटेरियल को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। यहाँ से एक जो मैंने आज बताया ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो आज का जो बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आज हम आए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कैसे कंबाइंड हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? मैं बता रहा हूं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों, ये टेबल बना लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। रेजिस्टेंसेस जो है, एक रजिस्टर ये, फिर एक रजिस्टर ये, फिर एक रजिस्टर ये। देख रहे हैं आप, तीन रजिस्टर हैं, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं, हेड टेल जॉइंट है यार, ये सीरीज होता है, इसी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में इस तरीके से होता है बेटा, एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, है ना। यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये R1 R2 R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी एक सिर्फ फेस देख लीजिए कैसा क्या हुआ? क्या कह रहे हैं सर? सर इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ सर लगाने से, किसी को सीरीज में लगाया तो और पैरेलल में? वही बता, अभी बता रहे हैं सर, बता रहे हैं आपको, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चले। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगती है, तो सबसे पहले डिटेल से सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले का ध्यान से देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग लगा लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, और तब मैं कहूं उसके बाद लिखना है, बस अभी हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है, when resistances are connected end to end consecutively। भाई ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्लास जो है ना 5:15 तक चलेगी, तो कोई लोग जल्दी लीव करके नहीं जाए, अगर जल्दी जाएंगे तो आपके एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है। मैंने एंड टू एंड कॉन्सेक्यूटिवली समझ गए आप, एक के बाद एक, ठीक है, लगातार। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कनेक्शन कहाँ होता है, डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है जी। और अगर आप कहें कि जैसे माता का जागरण नहीं होता, जब बहुत सारी लाइट्स जगराते हुए देखा होगा, रोड के ऊपर लाइट लगा देते हैं, है ना, एक के बाद लाइट जलती है ना। हाँ, डेकोरेटिव लाइट्स जनरली आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है भाई। पीयूष कुमार, समझ में आया आपको कि कैसे कनेक्ट होता है? कॉम्बिनेशन है वो, जो हमारा करंट होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ले जाता है, एकदम स्ट्रेट। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी बता रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये लगा कि एंड टू एंड कनेक्ट होता है, और एंड टू एंड कनेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि डेकोरेटिव लाइट जो लगाई जाती हैं वो कैसे लगाई जाती है, सीरीज में। हाँ, ठीक है। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, अब इसका एक काम करने वाले हैं, डेरिवेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर बहुत सारी रेजिस्टेंसेज एक साथ लगी हुई है, अगर R1 R2 R3, तो सर टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है ना। तो जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां बताई जाएंगी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखते जाइएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अब इस लाइन में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ जी, द सेम करंट फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द सेम करंट will flow in all the resistances, जितने भी रेजिस्टर्स, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है। द सेम करंट विल फ्लो इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा? हाँ, बट द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance
इज डिफरेंट, इज ऐसा क्यों होता है वो भी बताने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से। पहले इसको नोट कर लें कि करंट तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। ये याद रखने वाली चीज है भाई, याद रखिएगा। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, याद रहेगा आपको। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम R1 R2 R3 लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक डायग्राम बनाने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनिए। The word resist instead of resistance. सॉरी, Can we use the word resistor instead of resistance? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यू कैन। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग फटाफट ये लाइन जरूर लिखें, लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ध्यान देखिए। ये रजिस्टर नंबर R1, ये R1 है आपका, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ बैटरी लगी हुई है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। करंट कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट यहां पे जा रहा है, ठीक है। इज इट ओके? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, उसने क्या कहा है, ठीक है। सिंस करंट सेम रहेगा तो यहां पे इस रजिस्टर के थ्रू करंट कितना रहेगा बेटा, आई रहेगा। यहां से आई करंट चला था बच्चों, आई करंट चला था और V पोटेंशियल डिफरेंस था, V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है। तो यहां करंट कितना रहेगा, I, R2 में कितना रहेगा I, और I R3 में कितना रहेगा I, ठीक है। टोटल करंट कितना रहेगा I। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3। कुछ लोगों ने कहा सर करंट क्यों नहीं चेंज हुआ, भाई करंट के पास तो और कोई रास्ता ही नहीं, करंट तो यहीं से जाएगा। फिर आपने कहा सर पोटेंशियल डिफरेंस के पास भी रास्ता नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे जाओ, क्या कहता था पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब आप यहां खड़े हो, ठीक है, यहां पे हो, एक कोई बंदा जो यहां पे खड़ा हुआ है, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत लॉजिकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आप यहां खड़े हैं, सपोज यू आर हियर, सर हम तो यहां पे हैं, जम गए। अब एक काम आपको ए पॉइंट से करना है, एक पॉइंट आपको बी पॉइंट से करना है और एक काम आपको सी पॉइंट से करना है ना। किसी चीज को खींच के लाना है ऐसे, तो ए से खींचने में ज्यादा वर्क होगा, बी से खींचने में ज्यादा होगा या सी से? वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट है, वर्क डन अलग अलग है ना। बताओ जरा, बताओ भाई। यहां से मैं कहूं कि 200 किलोमीटर दूर से कुछ लेके आना है, 200 किलोमीटर दूर से कुछ लेके आना है, 100 किलोमीटर दूर से कुछ लेके आना है, और आपके घर के बाहर की मार्केट से कुछ लेके आना है, तो आप सर घर की बाहर की मार्केट से ले आएंगे। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सर पोटेंशियल वर्क डन कम करना पड़ेगा। कौन जाएगा 200 किलोमीटर दूर, पूरा दिन खराब हो जाएगा, पता नहीं आ भी पाए नहीं आ पाए, है ना, 2 दिन लग जाएंगे। तो यार एक सिंपल सी बात देखो आप, कि यहां से यहां तक काम करने में, यहां से यहां तक, तो यहां से अगर हम बात करें, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहां पे अलग होगा और यहां पे अलग होगा। तीनों रजिस्टर्स के लिए वर्क डन अलग अलग है ना, वर्क डन कम होता चला जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करेगा। लेकिन टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज के लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं है, चार्ज को तो यहीं से जाना है, ठीक है। तो चार्ज जो होगा वो यहीं से फ्लो होगा, चार्ज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो करंट तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है सीरीज में। समझ में आया भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों वेरी करा? कोई नहीं समझाएगा आपको, यस Yes, मैं sir. बता रहा हूं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है सीरीज के अंदर, ये पता लग गया, ठीक है जी। एक बार और और समझा बताना दो। है, एक बार और समझा देते हैं,
किसने कहा? आर्यन भारद्वाज, आर्यन सिंह, किसने कहा ये? सर मैंने नहीं कहा। हैं? आर्यन भारद्वाज ने कहा है सर। अच्छा, आर्यन भारद्वाज, ठीक है। ये आर्यन सिंह की भी का ग्रीन दिखा रहा था आपने, कहा आर्यन सिंह की आवाज ऐसे कैसे हुई? आर्यन भारद्वाज एक काम कहते हैं हम आपसे ना, छोटी सी बात कहता हूँ। मैंने 3 पॉइंट दिया आपको, ए बी और सी, है ना। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे, है ना। आपको कोई चीज ए से पकड़ के लेके आनी है, कोई चीज बी से लानी है, और कोई चीज आपके पास ही रखी हुई है। तो वर्क डन किसमें ज्यादा करना पड़ेगा? ए वाली में ज्यादा, बी वाली में थोड़ा कम, सी वाली में बहुत कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन आपको कम कम करना पड़ रहा है ना, पहले बहुत करना पड़ रहा था, कम करना पड़ रहा है और कम करना पड़ रहा है। तो अगर वर्क डन कम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है, कहने का मतलब। मैं तो डेफिनेशन से लेके जा रहा हूं आपको। डेफिनेशन क्या कहता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का? कि भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब देखिए वर्क डन कम होता चला जाएगा आपके लिए। अगर वर्क डन कम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है। इज इट ओके? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब मेरी बात सुन लेना, ये लाइन याद रखना। इन सीरीज सेम करंट विल फ्लो बट पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरीज। ठीक है, वेरी करेगा। इज इट ओके? चलिए, अब ओम्स लॉ क्या कहता है? यस सर। अब सर एक डाउट है अब सर, देखिए। हाँ, जब बोलिए। सेम करंट फ्लो होगा तो वर्क डन तो हम्म। सेम ही होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर अलग क्यों आएगा? सर ये कैसा लॉजिक था आपका? करंट अगर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा क्या? चार्ज फ्लोइंग वर्क पर यूनिट चार्ज। देखिए, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मैं भी 200 किलोमीटर से चल के आ रहा हूं, आप भी 200 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, लेकिन आप जो है, ठीक है, आप 15 दिन में आ रहे हैं, मैं 2 दिन में आ गया, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? एनर्जी, वर्क डन और पावर में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। वर्क डन तो किया है आपने भी सेम किया, मैंने भी सेम किया, है ना। लेकिन क्या आपको, आप 3 दिन में आए, मैं 3 घंटे में आ गया, तो कौन ज्यादा बेटर है ये बताओ जरा? वर्क डन किसका प्रेफरेबल है? 3 आवर्स वाले का ना। उसमें पर यूनिट टाइम आ गया, उसमें पर यूनिट टाइम आ गया, टाइम मैटर कर रहा है उसमें। इसमें टाइम मैटर नहीं कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस में। समझ गए मेरी बात को? इज इट ओके? ओके सर। तो उतना ही, यहां से यहां तक चार्ज को जाने में कितना टाइम लगेगा वो सेम। उसके पास और कोई पाथ ही नहीं है ना बेटा, और कहीं से जा ही नहीं सकता करंट। ठीक है, तो करंट, बस आप इसको याद रखें। ये ज्यादा इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाएगा कि भाई सीरीज में कौन वेरी करता है और कौन सेम रहता है, बस ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ? यूजिंग ओम्स लॉ, V is equals to IR, इक्वेशन नंबर 1, है ना। इज इट ओके? ऑल्सो V1 कितना होगा? V1 बताया जरा, कौन बता सकता है मेरे को? V1, हर्षित वेद, सर हर्षित, V1 कितना होगा हर्षित वेद? V1 हर्षित वेद बताया करो भाई। नहीं आता तो मना कर दिया करो, सर आई डोंट नो, बस बात खत्म। हाँ जी, मयंक प्रधान आप बताएं जरा। मयंक प्रधान, V1 कितना होगा? V इक्वल्स टू आई आर है तो V1 कितना होगा? V अपॉन R1। V1 इज V अपॉन R1। I upon R1. I अपॉन R1 कौन बोला भाई? I अपॉन R1, हु सेड? ये कहां से आया भाई? इतना इतना फिजिक्स क्यों पढ़ते हो? इतना फिजिक्स मत पढ़ा करो भाई। जो भी था, होम सो एवर, कौन था ये? अरे भाई शुभ नाम बताएं जरा अपना। यस, अरे बता दो भाई, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है भाई, मेरी गलती, मैं बता दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। बताइए कौन था ये? अरे बताओ भाई, या मैं बताऊं कौन था? शर्मा आ गया सर वो। है कौन था आर्यन? सर नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता है, पर बहुत ही बेवकूफ बच्चा है जो ये नहीं चाह रहा कि मेरी मिस्टेक जो है वो क्लियर आउट हो जाए, है ना। तो ऐसे लोगों की वजह से ही ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बदनाम है। कि हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, आप कहाँ जाओगे, 1 तारीख से तो मिल ही रहे हैं।
भाई जब आपको यहां दिख रहा है, कॉमन सेंस की बात है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो V1 आई अपॉन R1 कैसे हो सकता है भाई? हाँ जी, जो भी ये लड़का था, आई आर कैसे हो सकता है यार, ये बताओ मुझे। V1 कितना होगा? V1 होगा IR1। V1 कितना होगा? IR1, इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया ना? और V2 कितना होगा? क्योंकि करंट तो वेरी हो ही नहीं रहा है, IR2। और V3 कितना होगा? IR3। हाँ भाई, अननोन पर्सन। ठीक है भाई, अब पता लग गया आपको, यहां से आप देख सकते थे, कोई बात नहीं। V इज इक्वल टू आई आर था, तो V इक्वल V1 कितना होगा? IR1। आई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। ये चीज क्लियर है आपको? अब मैं आपसे कहता हूं कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है ना, ए से लेके बी तक, यहां पे मैं कुछ वर्ड यहां पे लिख देता हूं, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, है ना। लेट potential difference between A and B is V, ठीक है। Therefore V is equals to V1 plus V2 plus V3, है ना, यही होगा भाई। अगर V है यहां से लेके यहां तक, और यहां पे देखिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना चला था बैटरी से? V तो चला था। तो क्या आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है कि सर ने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों लिखा है ना भाई? जितना भी है इसके अंदर, यहां से जो V से चला था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, V1 V2 V3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल V जो है इससे इक्वल होगा, है ना। हाँ, अब नोट कर ले जरा इसको इतना, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। यहां तक समझ में आया आपको कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों आया है? हाँ जी, अक्षता Yes, sir. दबास क्लियर है बेटा? ठीक है जैनब, ओके, चलिए बहुत अच्छे। आरुषि उपाध्याय ठीक है बेटा? हाँ भाई, पीयूष कुमार, Yes, sir. पीयूष कुमार जी, सामतशील, ठीक है। ठीक है, आप ही थे वो आई अपॉन R1 वाले, है ना। योगेश शांडिल्य, योगेश शांडिल्य नोट कर लिया है? यस सर, कर रहा हूँ। हाँ करिए जल्दी से। मैन प्रधान नोट करो। अंशिका समझ में आया बेटा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों हुआ? Yes. राघव क्षेत्रपाल, Yes, हाँ जी, sir. इज इट ओके बेटा? हाँ, ये बहुत ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपके पास 3 रजिस्टर तो है, लेकिन इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट कितना होगा, वो आने वाला है अभी आपके सामने। चलें आगे, चलिए चलिए मैं चलता हूं। अब देखिए, V यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग above values, in equation x, इसको इक्वेशन x डाल देते हैं, इसको मार्केट एज इक्वेशन नंबर x, ठीक है। इक्वेशन नंबर x में वैल्यू डालेंगे आप। V की वैल्यू कितनी है भाई? IR है ना। V1 कितना है? IR1 है। V2 कितना है? IR2 है। और V3 कितना है? IR3। ये समझ में आया? IR1, IR2, IR3 कहां से आया? ये V1 के प्लेस पे, ये V2 के प्लेस पे, ये V3 के प्लेस पे। हाँ बेटा, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, I कॉमन आ जाएगा आपका, और ये R हो गया, यहां से भी I कॉमन आ जाएगा तीनों टर्म्स में से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बहुत सिंपल सा मैथ से I एंड I गॉट कैंसल्ड, तो ये आ गया आपका कैपिटल R, और इसको मैं लिख देता हूं RS, छोटा सा S लिख दें यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। वेयर RS इज
where RS is resultant resistance, रिजल्टेंट, कुछ लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं या इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो घबराइएगा नहीं, कहीं रेजिस्टेंस लिखा हो, कहीं रिजल्टेंट लिखा हो, कहीं इक्विवेलेंट लिखा हो, तो एक ही बात होती है। हाँ बेटा बोलिए जरा। सर इसको हाँ। टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? टोटल रेजिस्टेंस ही है सर, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है जी, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक वर्ड्स यूज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस यूज करेंगे, इसलिए रिजल्टेंट यूज करें या इक्विवेलेंट यूज करें एज कंपेयर टू टोटल। ठीक है बेटा, टोटल भी उसका मतलब ही टोटल है, लेकिन इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज कंसीडर्ड एज रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। सर अगर यानी कि अगर नोन है तो सीधा V by I ना कर दें? हाँ तो आर ही तो निकलेगा यार। अभी आप ये बताओ, अगर मैं आपसे नहीं, अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, मैं आपको अभी एक पता किस लिए कराया मैंने दो चीजें इसमें याद करानी थी आपको। एक तो ये बताना था मैंने फर्स्ट चीज, अब इसको कराने का मोटिव क्या है, डायरेक्टली डेरिवेशन पूछी जाती है कई बार। तो पहला मोटिव था सीरीज में I एंड V वेरी करते हैं, सेम रहते हैं, ये बताना पहला चीज। ये सबको क्लियर हो गया, करंट सेम रहता है, V वेरी करता है। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस भाई ने कहा जैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना आना चाहिए आपको। अभी मेरा इन दो चीजों पे फोकस है ना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 यहां से, व्हेन R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to 6 ohm, ठीक है, are connected in series, find equivalent resistance of the circuit, find equivalent resistance of the circuit। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो बताएं कैसे निकालेंगे, ओरल क्वेश्चन है यार ये तो। सर 18 ओम। तो भाई यहां से कुछ इंटेलिजेंट लोग कह रहे हैं कि 2 आ जाएगा, दीदी 2 नहीं आएगा, तीनों को ऐड करिए। क्या फॉर्मूला है, सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, RS लगाना। इसलिए तो कहता हूं कि फॉर्मूला लगा के देख लो। R1 कितना है, R1 कितना है सर 6 ओम। 6 ओम। R2 कितना है और R3 कितना है, तो 6 + 6 + 6 कितना आएगा, 2 आएगा, 18 आएगा। फिर हाँ जी, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर यहां बात करेंगे आप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सीधा ओरल ही पता लग रहा है आपको, 18 ओम है ना भाई। 6 रेजिस्टेंस, 6 6 6 की 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में बस सम कर देते हैं आप, तो ये आपको मिल जाएगा। इज इट ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी बच्चों, तो ये दोनों चीजें, दो चीजें बतानी थी मुझे, एक तो डेरिवेशन, थर्ड चीज डेरिवेशन भी तो बता दो। डेरिवेशन आना चाहिए आपको, सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, करंट सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेरिवेशन आती है सर, डेरिवेशन पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जो आपको करवाया जा रहा है उसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी चीज, डेरिवेशन भी कई बार पूछी जाती है, आजकल डेरिवेशन का थोड़ा ट्रेंड चला गया, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ली जाए तो आपको आनी चाहिए। मतलब एंड एट लास्ट कंसेप्ट ये है कि आपको आनी चाहिए डेरिवेशन। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ये आता है और ये नहीं आता, हम चीजें पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन, जो कि साइंस में है ना, प्रेडिक्टेबल नहीं है पेपर। अगर आपको सारी चीजें नहीं आती होंगी तो आप फिर एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रट्टा लगाने से साइंस नहीं होता है, पिछले 2-3 साल का पैटर्न ऐसा है कि आप रट्टा लगाने वाले लोग बस बेचारे पास हो पाते हैं, और जो ध्यान से पढ़ रहे हैं इजीली समझ के, दे कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, और जो रटोड़ कैटेगरी है, रटोड़ फंस जाते हैं उसमें, तो डोंट बी रटोड़, बी अ, हाँ नहीं समझने वालों के लिए क्या बोलते हैं चलिए समझोड़, ठीक है, समझोड़ बनो, रटोड़ नहीं। तो भाई क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये 3 चीजें बतानी थी आपने, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपने देख लिया, ये वाली इक्वेशन क्लियर है आपको। और मेरा मोटिव था इस
कॉन्सेप्ट के अंदर सीरीज में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है और डेरिवेशन कैसे हुई है, ये चीजें क्लियर है आपको। चलें अब पैरेलल में चले भाई, पैरेलल में चले सर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। इज इट ओके? चले आगे। अब आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन? हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो बच्चों पैरेलल में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। पैरेलल की अगर हम बात करें, सुनिएगा, पैरेलल का डायग्राम देख लो पहले। तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, डायग्राम ध्यान से सुनिएगा इसका। यहां से V पोटेंशियल डिफरेंस चला था और I करंट चला, ठीक है। यहां से चले थे, करंट ऐसे जाएगा। अब हो क्या रहा है कि करंट जो है ना, करंट के पास मल्टीपल पैसेजेस है। तो यहाँ पे करंट वेरी करता है। यहाँ पे करंट के पास कुछ करंट यहां से चला, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, फिर यहाँ, अब फिर दो पास है, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, यहाँ से करंट जो है ना वो वेरी हो जाता है। और यहाँ पे R3 में करंट I3 होगा, यहाँ पे I2 होगा और यहाँ पे I1 होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अब यहां से देखिए इस पॉइंट से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, या यहां से यहां तक आने में, या यहां से यहां तक आने में, इन एंड्स के ऊपर सेम डिस्टेंसेस है। चाहे यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, है ना, सेम डिस्टेंसेस है। डिस्टेंसेस सेम है यानी कि वर्क डन सेम रहेगा, आपका वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, इसमें V चला था ना, तो यहां भी V होता है, यहां भी V होता है और यहां भी V होता है, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन, ये याद रखना बस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्यों हुआ कैसे हुआ, बस ये पूछा जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस remains same, potential difference remains same, but electric current varies, और ये वेरी क्यों करता है? ड्यू टू मल्टीपल available paths for flow, ठीक है। तो यहां पे आपको इसको मार्क कर लेना है। हाँ, तो यार ये एक सिंपल सी चीज है कि बस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है पैरेलल सर्किट्स के अंदर, लेकिन करंट वेरी करता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कौन वेरी कर रहा है? करंट वेरी कर रहा है, ध्यान से सुनना। Since current varies, और तीन पार्ट है यहाँ पे। Since current varies, therefore I is equals to कितना होगा भाई? यहाँ पे टोटल I था ना, यहाँ से घूम फिर के यहाँ I1 I2 चला गया, यहाँ पे टोटल फिर कितना आ रहा है? I आ रहा है वापस।
यहाँ से I3 गया, I2 गया, I1 गया, घूम फिर के सारा, फिर यहाँ पे I आ गया, यहाँ तक पहुंचते फिर I बन गया। तो I कितना हो जाएगा बच्चों? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समझ में आया आपको? ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि टोटल करंट I था ना बेटा, वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, जैसे लास्ट में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना? तो यहां तक एक बार नोट कर ले, उसके बाद मैं इसकी डेरिवेशन कराने वाला हूं, सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी। दो चीजें याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम बट इलेक्ट्रिक करंट वेरीज। इलेक्ट्रिक करंट वेरीज होता है क्योंकि मल्टीपल पाथ्स प्रेजेंट है यहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है? करंट वेरी कर रहा है, तो करंट वेरी कर रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यूजिंग ओम्स लॉ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, है ना? करिए जरा एक बार जल्दी से, नोट कर लें यहां तक। राहुल शर्मा नोट कर लीजिए, आराध्या सतीजा, आरना सिक्का, विनील जांगड़ा, दृष्टि, वंश यादव, पीयूष गुप्ता, आदित्य राज, निखिल कुमार, अक्षित चौधरी, यश, सक्षम सिंह। हमें क्लास में पूरा टाइम अटेंड परसेंटेज के हिसाब से अटेंडेंस भेजी जाएगी, तो ये मत बोलना लेस देन 80% जो है मैं एब्सेंट कंसीडर करता हूँ, समझ रहे हैं? चलिए चले आगे। हाँ जी, भौमिक मे बी प्रोसीड। भौमिक बाली नोट करें, डायग्राम बना ले जरा, डायग्राम बना ले जरा, 1 मिनट और देना, बना लीजिए डायग्राम, बना लो जल्दी से, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। ओके सर। बन गया भी डायग्राम, चलिए आगे। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो अब I का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है? वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1 यही होता है। और I1 कितना हो जाएगा बेटा? V अपॉन R1, V तो कांस्टेंट है। I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। और I3 क्या हो जाएगा? V अपॉन R3, है ना? तो अब आपको क्या करना है, हाँ इसको इक्वेशन नंबर Y डाल दीजिए, रिप्लेस द वैल्यूज इन इक्वेशन Y। इक्वेशन Y में वैल्यू रिप्लेस कर दें आप, तो क्या आएगा बच्चों? V I की जगह क्या आएगा? I की जगह आएगा V अपॉन R। I1 की जगह क्या आएगा? V अपॉन R1। I2 की जगह क्या आएगा? V अपॉन R2। और I3 की जगह क्या आएगा? V अपॉन R3। ठीक है? तो बच्चों यहां से सुनिएगा ध्यान से, एक काम करते हैं, यहां से V कॉमन ले लूं मैं। अगर मैं V कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, ठीक है? देखो इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बहुत ध्यान से सुनना, ये डेरिवेशन कहां से है, ये मैटर करता है आपका, ठीक है? यहां से V कॉमन लिया तो V बाहर से कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। बच्चों इतना क्लियर है सबको?
अब बच्चों V और V गॉन, जो कांस्टेंट था वो चला गया दोनों तरफ से। अब क्या बचा आपके पास, 1/r इज इक्वल टू, इसको मैं 1/rp लिख देता हूं छोटा सा, ठीक है, इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। और ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है, ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है कि भाई ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में होता था तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं अभी और क्या वैल्यू आई, इसको नोट कर लेगा ना, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ये आपका वेयर आरपी इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। आरपी को क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। पी लिखा है तो पैरेलल सर्किट, एस लिखा था पहले तो सीरीज सर्किट, ठीक है। इज इट ओके? कुछ लोग आर डैश से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ लोग आर डैश से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। भौमिक क्लियर है ये 1/rp कहां से आया, पता लग गया? यस सर। आरुषि वर्मा, इज इट ओके? चलिए ठीक है, चले आगे। आरुषि वर्मा, आर यू इन द क्लास? यशस्वी जी, यशस्वी कटारिया नॉट इन द क्लास। विनील जांगड़ा, ठीक है। चलिए रमन, नोट कर लिया आपने? रमन, पी की जगह कुछ और अब भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन उसको फिर लिखना पड़ेगा आपको। जनरली देखिए क्या होता है कि जो टर्म्स आप यूज करते हैं ना, फिर उनको रिमेंबर करना आसान रहता है। आप आरपी लिख दे, कुछ लोग आर डैश लिख देते हैं। अब आर ए लिखोगे तो कैसे याद रहेगा, आरपी से तो याद रहेगा, चलो पैरेलल में है ना। लेकिन जब भी आप एग्जाम में यूज करें तो लास्ट में लिखिएगा वेयर आरपी इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आरपी क्या होता है, आरपी तो हमने बनाया अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, यहां से आपको क्लैरिटी आएगी ज्यादा। हाँ हाँ, इन गिवन सर्किट, ये सब लोग करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट R1 is equals to R2 is equals to 6 ohm, ठीक है। and R3 is equals to 12 ohm, ठीक। तो ये सबसे पहले तो ये बता दें मुझे सर्किट कैसा है, सीरीज है पैरेलल है, सबसे पहले तो ये बता दें। पैरेलल पैरेलल सर्किट है बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन गिवन सर्किट। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट करना है, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। किसी ने कहा मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव हो, रिजल्टेंट हो, टोटल हो, ठीक है, एक ही बात है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सर्किट, करने दो सबको, करने दो, डोंट काउंट द आंसर, ठीक। दूसरा पार्ट करना है आपको, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है। उसके बाद है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, चलिए। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है, हो गया, डेरिवेटिव
सर 2.4। करने दो, सबको करने दो एक बार। आंसर नहीं बोले यार प्लीज, आंसर नहीं बोले। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई बच्चों? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा, देखिए 1/RP इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ रहा है भाई? एलसीएम कितना आ रहा है? 12 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 1/RP। ध्यान से सुनना, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं बहुत इसमें। तो यार ये 1/RP कितना आ गया यहाँ से? 1/RP इतना आ गया, ध्यान सुनना, 5/12। लेकिन हमें तो आरपी का वैल्यू चाहिए ना, हमें 1/RP थोड़ी चाहिए। देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू, कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, 5/12 ओम आ गया, नहीं, आरपी इज इक्वल टू 12/5 ओम, और इसको आप लिख सकते हैं 2.4 ओम। आरपी इज इक्वल टू 2.4 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.4 ओम। ठीक है, तो देखा आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गई है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल 6 6 12 6 6 12, इनसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम है। यानी कि किसी चीज की रेजिस्टेंस कम करनी हो तो किस में लगाओ? पैरेलल में लगा दो। समझ रहे हो? 2.4 क्या है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर ये तो इनका टोटल रेजिस्टेंस है। हमने टोटल क्यों नहीं बोला? एक बच्चे ने पूछा टोटल। भाई टोटल कभी इंडिविजुअल से कम हो सकता है क्या? टोटल कभी इंडिविजुअल से कम हो सकता है? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, टोटल तो 2.4 है और वो 6 6 और 12 है, टोटल तो हो ही नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई कभी यहाँ पे टोटल वर्ड यूज नहीं हुआ है। आपने इफेक्टिव यूज कर सकते हो, रिजल्टेंट यूज कर सकते हो, इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो, लेकिन कभी टोटल मत करना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। समझ गए भी टोटल वाले लोग? तो इसलिए मैंने जब नहीं समझाया आपको, इसलिए मैंने बताया कि टोटल रेजिस्टेंस क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती ना, लेकिन ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम है। यानी कि कभी भी, अब मैं आऊंगा, अभी वहां पे आऊंगा जब हमने एमीटर और वोल्ट मीटर को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया था, लेकिन आज टाइम नहीं है, कल की क्लास में बताऊंगा। कल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास होगी आपकी, तो कोई भी कहीं ना जाए, सुबह सुबह ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई कल की क्लास में। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास को ज्वाइन करें, और कोई किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्लास को ध्यान से एंजॉय करेंगे आप, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है कल। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मुझसे पूछा गया टोटल करंट इन द सर्किट। बच्चों टोटल करंट के लिए क्या होगा? हाँ, अब देखिए, वी नो दैट हाँ जी, टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। I V अपॉन R होता है, तो V कितना है आपके पास? हाउ मच इज V? V इज 6 वोल्ट। V 6 वोल्ट है पूरे सर्किट का, 6। और रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का बच्चों? रेजिस्टेंस कितना है? 12/5। हाँ जी, है कि नहीं है? V अपॉन R, फॉर्मूला लगाया जरा इसमें, तो 6 इंटू 5/12 है ना, ऐसे आ जाएगा। तो 6 2.5 एम्पियर पूरे सर्किट का करंट जो है, तो टोटल करंट जो यहां से आई चला था ना, जो आई यहां से चला था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6.5 है तो 2.5 एम्पियर होगा। ठीक है, और यहां से भी टोटल यही पहुंचेगा, तो ये भी 2.5 एम्पियर ही रहेगा, लेकिन बीच में चेंज हो जाएगा करंट, है ना, I1 I2 I3, ये हम कल करेंगे, इसको रहने दो अभी, ये हम कल करेंगे। करंट थ्रू ईच रजिस्टर आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हाँ ठीक है, अभी जब कल आप आएंगे सुबह 9 बजे, बस 2 चीजें करके आइएगा, कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, बस सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला अब तक हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का और सीरीज पैरेलल का, 5 फॉर्मूला लिख लीजिए, लर्न बस 5 फॉर्मूले ध्यान से पढ़ के आना। कभी मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो आपको इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, समझ रहे? 5 फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। प्लीज डोंट मिस द क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, बाय बाय, खत्म।